लड़ने वाले में या लड़ाने वाले में अगर फर्क नहीं होगा, सब यूं समझेंगे कि हम भी लड़ रहे हैं, तो ये इलेक्शन हम जीतेंगे और ना केवल जीतेंगे, बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रखी। बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी होने की पुष्टि करते हुए उन्होंने भाजपा में ऐसा नहीं होने की बात कही। रेवाड़ी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। देखिए सच से रूबरू कराती हुई हेलो न्यूज़ वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। उन्होंने पार्टी नेताओं के इस कार्यक्रम में गायब रहने पर भी तंज कसा। देखिए पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। वो व्यक्तित्व है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उनकी जीत भी होनी चाहिए, ताकि हमारे इस इलाके का जो विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रेल का हो, चाहे मेट्रो का हो, सब विकास तभी हो पाएंगे जब आप राव साहब को भारी मतों से जिता के भेजेंगे। और जो 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, तो 400 पार का इसलिए दिया है कि जो बहुत सी व्यवस्था परिवर्तन पिछले 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए हैं, उन व्यवस्था परिवर्तन में चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का हो, जीएसटी का हो, 3 तलाक हो, बहुत से ऐसे काम किए हैं और बहुत से ऐसे काम पेंडिंग है जो आगे करने हैं। तो जब तक हमारा पूर्ण बहुमत नहीं होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है, उसको भी हमें पार करना है। तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज आप सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि आज ही आप सब लोग अपने लग जाए और जितने भी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ भी आपके संपर्क हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का निशान पर बटन दबाकर हर प्रत्याशी को जिताएं, ताकि हमारा ये वीर देश दोबारा से विश्व गुरु बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इस देश को 5वीं आर्थिक शक्ति बनाया है, उसको तीसरे स्थान पर पहुंचा सके। इसके साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी भारी संख्या में आए, आप लोगों ने जो जोश है, जोश को बढ़ाया, धन्यवाद। साथियों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। एक लड़ने वाला होता है और 1000 उसको लड़वाने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर के एक बार फिर लड़ने वाला बना दिया और जीतू। पिछले दिनों के अंदर जब शुरुआत के अंदर सन 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर पहली बार शासन आया था, तो लोग कई जगहों के अंदर, खास तौर पे मेवात के अंदर, ये सोच रहे थे कि ये पार्टी हमारे लिए ठीक नहीं है। हरियाणा में भी विभिन्न जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं था। भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के अंदर अपने तौर के ऊपर नहीं है। और दूसरी बार 19 के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर तो अव्वल बहुमत से आ गई, लेकिन हरियाणा के अंदर जितनी बहुमत से आने की संभावनाएं थी, शायद वो नहीं फल पाई, लेकिन सरकार बना गए। और इन 10 साल के अंदर जब हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी हमने शासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहने वाले कि कई जगहों के ऊपर तो लोग, विपक्षी दल तो कूद कूद करके कहा करते थे कि हम टिकटार्थी हैं, आज के दिन वो कहते हैं कि हम टिकट लड़ना नहीं चाहते, टिकट लेना नहीं चाहते। तो गफलत में आज के दिन हम बैठे रहे, वो भी ठीक नहीं। रास्ता साफ नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो भी कैंडिडेट बनेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का बनेगा, चाहे जेजेपी का बनेगा, चाहे किसी और पार्टी का बनेगा, कोई ना कोई कमी तो निकालने के लिए वो आपके सामने पेश करेगा। और आज के दिन किस बात के ऊपर मांग रहे हैं? डेवलपमेंट के ऊपर। जितनी डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर
हिंदुस्तान के अंदर हुई है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मेरे को भी 47 वर्ष राजनीति के अंदर हो गए। किसी और पार्टी की सरकार के माध्यम, चाहे मेरे पिताजी थे, जनता दल के अंदर भी थे, किसी और पार्टी की सरकार के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। और कोविड का दौर आया और लोग कहा करते थे कि भाई हमारे को बाहर से वैक्सीन मंगानी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कोविड का दौर गया जब पता चला कि भारत के अंदर भारतवासियों ने ही अपने लोगों के लिए कोविड की वैक्सीन मुहैया करवाई है, लेकिन अपने लिए ही केवल नहीं, बाहर के देशों के लिए भी उन्होंने वैक्सीन मुहैया करवाई है। एक टाइम था जब हिंदुस्तान की साख थी, थर्ड वर्ल्ड का लीडर गिना जाया करता था। नॉन अलाइंड, कोई मेरी उम्र का है यहाँ पे बैठा हुआ शायद नहीं होगा, मेरी उम्र का शायद कोई भी नहीं है, लेकिन नॉन अलाइंड एक मूवमेंट थी जब मैंने राजनीति के अंदर एक अपना पैर रखा था और भारत उसका नेता हुआ था। आज नॉन अलाइनमेंट का ढांचा बिगड़ गया, लेकिन आज के दिन भारतवर्ष की जो 7 नॉन अलाइन के दौरान थी, उसे 4 गुना फालतू हो गई है विश्व के अंदर, इसे कोई शक नहीं। और जब मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट के नाते हम आज के दिन इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जब हमारे 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे 2047 के अंदर, तो एक डेवलप मुल्क हमारे को लोग कहें, इस चीज की आशा रखते हुए आपके बीच के अंदर आने लग रहे हैं। और इसको अमली जामा पहनाने के अंदर कौन सबसे ज्यादा संपन्न है? हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी। मैं हारूंगा, जीतूंगा, आधे वोटों से जीतूंगा, पूरे वोटों से जीतूंगा, इसके अंदर तो विवाद है ही नहीं सकता कि मोदी की तो सरकार बनेगी। सवाल ये है कि आपका ये कैंडिडेट, आपके जिले का रहने वाला व्यक्ति, जब पहली बार जो रेवाड़ी से मुझे जिता करके भेजा था, जो बावल से मुझे जिता करके भेजा था, कि उस नफरी को पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और ये सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे आज के दिन ये महसूस हुआ, मैं अभी गया था मेवात के अंदर, तो मेवात वाले, हालांकि हर इलेक्शन जो मैं लड़ा हूं, वहां से तीसरा इलेक्शन होगा ये, हर इलेक्शन जो मैं मेवात से लड़ा हूं तो मेरी वोटों के अंदर वृद्धि हुई है। लेकिन इस बात तो उन्होंने ऐसी अनोखी बात कह दी कि इस बार तेरे को जिता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे, हम तेरे का बाजता है। और इसके बाद हम छोटे मोटे हल्के रेवाड़ी का हो, कोसली का तो बड़ा है। तो गुड़गांवा ने जो मेवात की पिछली बार हार हुई थी, वो गुड़गांवा जिले के 2 हल्कों में, बादशाहपुर ने प्लानिंग के मंत्री होते हैं। तो गुड़गांवा ने जो मेवात की पिछली बार हार हुई थी, वो गुड़गांवा जिले के 2 हल्कों में, बादशाहपुर ने प्लानिंग के मंत्री, अगर किसी का है तो मेरा के दिन उनका एक जवाब है कि इस देश के अंदर जिस जगह के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं, तो एक बार एक प्रांत के अंदर नहीं जाते इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के दौरान तो बार बार भी जाते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर एक प्रांत में एक बार चले गए तो 1 साल के नची दोबारा से उस प्रांत के अंदर नहीं आएंगे। हमारा ये लोकसभा का पहला ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर प्रधानमंत्री 2 बार 1 महीने के भीतर रेवाड़ी एम्स के लिए, गुड़गांव के अंदर द्वारका के लिए, और वो जो हमारा मेट्रो का 5,500 का जो योजना है गुड़गांव को रिंग रोड के तौर पर बनाने की, उसके लिए 2 बार है। तो आपके हल्के के अंदर काम हुआ है, सबको दिखाई दे रहा, अगर अंधे ना हो तो। और कोई यूं कहता है कि इंद्रजीत सिंह ने क्या करवा दिया, तो यूं कहता अपनी आंख खोल करके देख लो, प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र के अंदर 2 बार किसी डेवलपमेंट के में कहीं और गया हो तो बता दो, नहीं तो इंद्रजीत सिंह प्लानिंग के अंदर बैठा हुआ, इन डेवलपमेंट के वास्ते चर्चा करता हुआ और सारे मंत्रियों से बातचीत करवा करके हरियाणा के इस क्षेत्र के अंदर अनेक किस्म की डेवलपमेंट करवाई है। तो हमारे प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने, और मैं अगर हमारा जब पहले चरण के अंदर हो जाता 19 अप्रैल को, तो भाई घर बैठे तुम रावी भेज जाते
और करने की काम करने की जरूरत नहीं। ये सच्ची बात, क्योंकि इतना माहौल तगड़ा बन गया था, चाहे जब प्रेस वालों से बना हो, चाहे काम दिखाए उनकी वजह से बना हो, लेकिन पहले पहले चरण के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको हमारी निस्बत एडवांटेज है। और जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे पसीना गिरेगा, जैसे जैसे लोग लू खा करके बीमार होने की संभावना में आ जाएंगे, तो भाई परिश्रम करने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे को उस चीज का नुकसान हो। और जो आज हम सोच रहे हैं कि भी आराम से जीत जाएंगे, वो हो सकता है 50 दिन बाद ये ना हो। तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, एक तो मैं आपसे एहतियातन के तौर के ऊपर कहता हूँ कि गफलत के अंदर ना मारे जाए, बिना तो वही जाएगा जो बक्से के अंदर जाएगा। हमारी भाषणबाजी काम की नहीं, हमारा प्रचार काम का नहीं, हम पर्ची बांटने का काम कुछ नहीं। अगर वो वोट बक्से के अंदर नहीं गई तो ये सारी मशक्कत 10 साल की देश को आगे बढ़ाने की, ये सारी की सारी सबके ऊपर पानी फिर जाए। तो मैं एक चीज़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लड़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या भूतपूर्व पदाधिकारी हो, आप सबके सब मेरे से ज़्यादा राजनीतिक तौर के ऊपर सक्षम हो, जानते हो, जानकारी जानते रखते हो। मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि क्या हम एक टीम हर एक ब्लॉक के अंदर या मंडल के अंदर एक महिलाओं की बना सकते हैं, बराबर की हमारी नफरी महिलाओं की है। शायद अगर होगी तो 2-1% कम भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जिला उस तौर के ऊपर और महेंद्रगढ़ जिला नीचे से दूसरे नंबर पर है। सेक्स रेशियो हमारी ठीक नहीं है, और कुछ जगहों के ऊपर छापे छुपे पड़ने के बाद कुछ दुरुस्त तो हुई है, लेकिन फिर भी आज के दिन जहाँ हम चाहते हैं शायद वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। लेकिन जहाँ महिलाओं का काम होगा वो घर के अंदर जाकर के। मैं आज आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि 4 साल 5 साल जो हमने आपके लिए काम किया है बतौर इंडिविजुअल, जो हमारी पार्टी ने किया है बतौर पार्टी, ये सारे के सारे का निचोड़ 25 मई को आपने जब तक बक्से में डलवा दिया तो ये किसी काम का। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं ना जात पात के अंदर विश्वास रखता, ना मैं इतना मजहब के तौर के ऊपर ये करता कि भाई ये मुसलमान है तो ये गलत आदमी है, अच्छा आदमी तो मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी का भी अच्छा आदमी हो सकता है, सभी बिरादरियों के तो बुरे आदमी भी पाए जाते हैं। तो आज के दिन अगर हमारे देश को आगे ले जाना है, सबका साथ ले जाना है, जो कि हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, तो सबका साथ और सबका विकास के साथ ले जाना है। किसी को हमने नजरअंदाज करके नहीं ले जाना, सबके लिए बराबर तौर के ऊपर आंकने की हमारी नीति है। और धीरे धीरे ये लोगों के समझ में आ रही लग रही है, जो पहले नहीं समझते थे। कुछ 14 में नहीं समझे तो 19 में समझ गए, जो 19 में नहीं समझे वो 24 के अंदर समझ जाएंगे। और मैं समझता हूं अगर ये इसी रफ्तार से चले गए कि 29 के अंदर जब चुनाव आएगा तो शायद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की हमारी उम्मीद है, आशा है। तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं क्योंकि हमारी पार्टी के 3 प्रमुख जिले हैं। पहला गुड़गांव महत्व रखता है क्योंकि उसके नाम से सीट बाजती है। नसीम अहमद साहब हमारे को इनके कल हो गया है, परसों 2-4 दिन पहले हो गया है। तो मैं यूँ कहने लगा था कि हमारे जितने पहले सबसे मैं गया गुड़गांव, क्योंकि हमारा गुड़गांव जिला सबसे बड़ा जिला है, सबसे समृद्ध जिला है। 70% हरियाणा के कोष के अंदर जो राजस्व जाता है वो गुड़गांव अकेले से जाता है। तो सबसे पहले वहां जाना मेरा लाजमी था। उसके बाद हमारा मेवात जाना लाजमी यूं था। दूसरा जिला जो हमारा है कि वहां पर जाके कोई यूं महसूस ना करे कि हमारे को लास्ट के अंदर आकर, आखिर में आकर। इसलिए दूसरे नंबर पर मैं मेवात गया। और आज तीसरे अवसर पे जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथियों से बात करने के लिए आया हूं, तो अपने घर के अंदर, अपने रेवाड़ी के जिले में आया हूं। ये महसूस करेंगे आप कि हमारे को लास्ट मिलेगा। मैं तो आपको पहले भी था, लास्ट में भी रहूंगा, कब तक रहूंगा। तो आपके बेशक नंबर लास्ट में आया, तो ये इलेक्शन आज के बाद धीरे धीरे उभारे। जो राजनीतिक पंडित हैं वो समझते हैं कि एक बार शुरू के अंदर ज्यादा धाड़ धूप चल करके आप निकल गए और फिर सांस चढ़ गया, हाँप गए, तो आखिर के अंदर फिर रेस फिनिश कैसे होगी। तो जो खिलाड़ी रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रहे, वो कहते हैं कि धीरे धीरे इसका
स्तर बढ़ाते रहो। तो जैसे जैसे टाइम आएगा ऐसे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी मदद की मुझे आवश्यकता है, भारत सरकार को आपकी मदद की आवश्यकता है, मोदी को आपके साथ की आवश्यकता है। और 17 तारीख से 17 तारीख से हम अपना पहला दफ्तर गुड़गांव से शुरू करेंगे और उसके बाद अनेक जिलों के अंदर भी अपना दफ्तर और उसके बाद हर एक हल्के के अंदर दफ्तर खोलेंगे। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि जब भी पार्टी की तरफ से आपको निवेदन आए तब आप उपस्थित हो। जलसा मोदी का कितना बढ़िया हुआ, गुड़गांव का भी बढ़िया हुआ। जो जलसा इतना बढ़िया होने के बाद कोई फीका पड़ जाता है तो बड़ी बनाई हवा खराब हो जाती है। तो मैंने तो पार्टी को निवेदन किया है कि अगर कोई हमारा नेता भारत सरकार का हमारे यहाँ पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर हम उसकी जरूरत समझते हैं तो। और कई तो नेता हमारे कांग्रेस में खासतौर पर भी देखा जाता था कि भाई जीतने वाला कौन, गुड़गांव से इंद्रजीत सिंह, महेंद्रगढ़ से इंद्रजीत सिंह लोकसभा हल्के से, तो सारे आते हैं यूं कहते हैं कि जी हम तो महेंद्रगढ़ के अंदर जलसा करेंगे, हम गुड़गांव के अंदर जलसा करेंगे। तो भाई जलसे करने के अंदर हमारे एक दिन तो पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं का खराब हो जाता है। चलो नेता का उसको कोई बात नहीं, कार्यकर्ता भी सारे भीड़ छुड़ाने में लग जाते हैं और साथ मिल जाती है उस बात के ऊपर कि अगर जलसा ठीक नहीं हुआ तो बनी बनाई जो कहानी है वो सारी खराब मिल जाती है। तो इसलिए हम उसको हिसाब से मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रधान जी, मित्तल साहब भी, आप भी सारे के सारे, जो हमारे पास बाहर के नेता चाहे आंध्र प्रदेश का हो चाहे राजस्थान में कहीं का भी हो, अगर खास जरूरत हो कोई जाओ। कभी जो है युवा चौपाल कर रहा है और पूरे माहौल को भाई निखिल मानैया के नेतृत्व में इस माहौल को बनाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार हमारी महिला मोर्चा दिन रात एक करके सभी महिलाओं के बीच में जा रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे किसान मोर्चा ने 400 ग्राम प्रधान की नियुक्तियां अभी परसों की भाई अशोक कौशल्या जी के नेतृत्व में, तो मैं आपको राजा बताना चाहूंगा, चाहे वो लाभार्थी का कार्यक्रम हो, चाहे माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे पार्टी हमारे को और किसी भी प्रकार का कार्यक्रम दे रही है, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु प्रतिदिन गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार में लगा हुआ है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रेवाड़ी और बावल दोनों विधानसभा से इस बार आपको बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जो 400 मोतियों की माला में एक मोती 6 लाख से जिताकर आपको हम लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। आप सभी कार्यकर्ता बंधु आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बतौर कैंडिडेट रेवाड़ी के पार्टी के दफ्तर के अंदर मैं पहली बार आया था। हमारा इलेक्शन सेकेंड लास्ट चरण के अंदर तय किया गया है, तो बीच के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और इलेक्शन ख़त्म होने तक जो 70 दिन थे उसके अंदर हमने सहज टेम्पो बढ़ाने की सोची है रणनीति के तौर पर। और किसी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो अभी तक पूरे तौर के ऊपर प्रचार के अंदर हम नहीं जुटे हैं। लेकिन ये बात तो हमने सुनिश्चित कर ही ली थी कि जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले पार्टी का सहयोग पूरे तौर के ऊपर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो गुड़गांव में हो आया हूँ, मेवात में हो आया हूँ और आज के दिन मेरा खुद का जो जिला है रेवाड़ी, वहाँ के पार्टी के दफ्तर के अंदर में आकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली है, चाहे वो मौजूदा पदाधिकारी हो, चाहे वो पुराने पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के किसी भी तौर के ऊपर प्रत्याशी रहे हो या इलेक्शन जीत करके किसी अहदे के ऊपर वो नवाजे गए हों, उन सब लोगों के साथ आज के दिन मेरी मीटिंग हुई है और बड़े जोश के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने, पार्टी वालों ने, सभी ने मिल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सन 19 के अंदर 273 सीट दिलवाई थी देश भर के अंदर, हमारी 10 की 10 हरियाणा के अंदर सीट दिलवाई थी। तो इस जोश को देख के मुझे लगता है कि हरियाणा दोबारा से 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमारी जनता करेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट आपसे डर है या कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे होंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और
जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि कैंडिडेट लोकसभा का अगर हारते हैं तो उनको ये भी साथ साथ भय रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर भी हमारे को फिर मुक्की खानी पड़े, तो शायद थोड़ा सा कतराते हैं। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है और आप उसके शिकार नहीं हैं? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के कई नेता आप नहीं, पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुँच किसी की भी नहीं है, छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा। जहाँ तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी में। किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद में कहने लग रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। राव साहब कापड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर अरविंद यादव पिछले चुनाव में भी विधानसभा मैंने देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी यह खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी को? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फर्क नहीं। दूसरी बात कर लें, हरियाणा में लगातार सांसदों का विरोध हो रहा है जो प्रत्याशी हैं आपका, हालांकि अभी ऐसा बढ़िया चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है लगातार, लोग किसान घुसने नहीं दे रहे, इवन सीएम तक का विरोध हुआ है? देखो, किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म किया गया 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान नहीं। कोसली में आपसे जो अरविंद शर्मा है, एक सवाल उनसे भी किया गया था कि विवाद आपके साथ है, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से कोसली में जा रहे हैं, विरोध लगातार उनका हो रहा है, क्या आप उनकी मदद करेंगे वहाँ पे? देखो, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी। हमारे पार्टी के कैंडिडेट सभी को ही मदद करनी पड़ेगी, उनको पिछली बार भी हमने करी थी। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी पार्टी के एक नेता हों और उस नेता का कोई प्यादा हो, उसकी मदद ना करें। मैं भी एक प्यादा हूँ और वो भी एक प्यादा है। सर, रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे ईंट तक नहीं लगी। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चल रहे। बस स्टैंड की बात कर लें, बाईपास आज तक अधूरा है। एक आपने राजनाथ सिंह से वो घोषणा कराई थी कि जो भर्ती उपकेंद्र खोला जाएगा, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तमाम इस तरह के काम है लेकिन काम नहीं हुआ, किसको जिम्मेदार मानता है इसके लिए? देखो, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन अगर ये काम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी या जिसके बारे में हमने आश्वासन दिया था, अगर रेवाड़ी से हमारा MLA हो जाता तो शायद संपन्न हो जाता। अब सुनील मूसेपुर तो रेवाड़ी की जनता नहीं हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। तो ये बात अगर हम विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। मेवात से आप लगातार को कहते हैं कि अब की बार रिकॉर्ड मत से आप जीतेंगे। मेवात में आप भीड़ भी हमने देखी थी काफी थी। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगे हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। आप क्या देखते हैं उसको? तो मेवात के अंदर हमने सिर्फ पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग करी थी जी, जल से नहीं करी थी जी। वर्कर्स मीटिंग में भी आप खुद कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा उपस्थिति थी लोगों की, तो वहाँ का माहौल बदला हुआ है आज। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों के अंदर जो चर्चाएं हुई थी यात्रा के दौरान, उस चीज़ को सारे के ऊपर आज के दिन सब समझ गए हैं। सब समझ, पार्टी वाले भी, हिंदू संगठन वाले भी और मेवात वाले भी, और सबको ये महसूस आज हो रहा है कि देश की तरक्की जब भी हो सकती है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक सब कुछ मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबके जहन के अंदर बात है। एक आपके समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करें, तमाम लोग जितने भी, हम कई बार बात करते हैं कि एक बार भारत में सबसे बड़ी जीत दर्ज है। क्या प्लान है? वो आपके साथ भी साझा किया होगा, आपसे भी चर्चा करते हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी जीत मेरी है, भारत में। ठीक है।